दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल HY एकेडमी में। जैसा कि आपको पता है, मैं हमेशा UPPCL T2 ITI वालों के लिए 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आता हूं, जो 100% एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न होते हैं। ये प्रश्न ऐसे होते हैं जो अपने DRDO, TG2 या टेक्नीशियन, इसरो, RRB रेलवे टेक्नीशियन लेवल के हर एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं और 100% आए हुए क्वेश्चन हैं ये किसी न किसी ईयर में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, परमाणु में निम्न 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। तो परमाणु में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? ऑप्शन है फोटॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। बी ऑप्शन है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। सी ऑप्शन है इग्निट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। एंड डी ऑप्शन है मेसॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। तो हमको पता है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, तो ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ओके, अपना अगला क्वेश्चन है, धारा ले जाने वाले 2 समांतर तारों के बीच का बल किसकी परिभाषा के लिए प्रयोग होता है? तो ये होता है एम्पियर के लिए। ओके, एम्पियर का नियम है ये। 2 तारों समांतर तार हैं तो उनके बीच जो बल लगता है वह एम्पियर का नियम कहलाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा बनाते हैं? ओके, तो यहाँ पर दिया हुआ है कितने इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है और आई की वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, आई की वैल्यू कितना है? 1 माइक्रो एम्पियर कह रहा है। तो 1 माइक्रो एम्पियर बराबर कितना होता है? 10⁻⁶ एम्पियर होता है। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा, हमको निकालना है Q = NE। तो E की वैल्यू पता है हमको। E की वैल्यू क्या है? 1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन होते हैं। E की वैल्यू इतना। ठीक है, और N की वैल्यू पूछ रहा है और Q की वैल्यू हमको पता नहीं, तो Q की वैल्यू निकाल लेते हैं। Q की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हमको पता है कि Q = होता है I × T। ओके, तो I की वैल्यू दिया है कितना? 1 माइक्रो एम्पियर है, तो कितना हो जाएगा ये? 1 × 10⁻⁻6 हो जाएगा। और टी की वैल्यू कितना दिया है? टी की वैल्यू 1 सेकेंड मान लेंगे, दिया नहीं है, 1 सेकेंड मान लेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा कितना? 1 × 10⁻⁻6। ठीक है, कूलम। ये हो जाएगा किसकी वैल्यू? अपना Q की वैल्यू। और Q की वैल्यू आ गई तो हम निकाल लेंगे यहाँ पर किसकी? N की वैल्यू। N की वैल्यू निकालने की क्या फार्मूला है? Q = N × E। तो N के बराबर क्या हो जाएगा? Q/E। Q की वैल्यू क्या है? 1 × 10⁻⁻6। ओके, और E की वैल्यू क्या होती है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ओके, तब यहाँ से क्या हो जाएगा? इसको ऊपर ले जाएंगे इसको ऊपर ले जाएंगे किसको? 10⁻⁻19 को। तो ये क्या हो जाएगा? 1 × 10⁻⁻6 × 10⁻19, क्योंकि -19 है तो ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये बचेगा 1.6। तो 19 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1 × 10⁻13 आ जाएगा। ओके, अपॉन में कितना हो जाएगा? अपॉन में हो गया कितना? 1.6। ओके, ये हो गया 1.6। अब क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो कितना हो जाएगा? 1/1.6, इसको बाहर कर लेंगे 10⁻13। ओके, तो ये इसको हल करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा कितना? आंसर आएगा मेरा 0.625। ये मेरा आंसर आएगा। ओके, 0.625। अच्छा, 0.625 है और इंटू में आएगा कितना? 0.625 इंटू में आएगा 10⁻13। ओके, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6.25 × 10⁻12। ओके, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। ओके, तो आंसर कितना आएगा? 6.25 × 10⁻12, ये अपना आंसर आएगा। ओके, तो इसको मैं डिलीट करता हूँ और चलते अपने ऑप्शन पर। तो ऑप्शन देखते हैं क्या दिया हुआ है।
6.25 इंटू 10⁻12, ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अपना अगला क्वेश्चन है, एक चालक जिसका प्रतिरोध R है उसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाती है और क्षेत्रफल आधा कर दिया जाता है, तो प्रतिरोध का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ एक चालक है जिसका प्रतिरोध क्या है, R है, और उसकी लंबाई क्या कर दी गई, दोगुनी कर दी गई। देखिए प्रतिरोध के लिए एक फार्मूला होता है, R प्रोपोर्शनल L होता है, ठीक है। प्रतिरोध जो है लंबाई के समानुपाती है, मतलब अगर लंबाई जितना बढ़ाओगे उतना प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। ओके, और दूसरा क्या होता है, R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब क्षेत्रफल के विपरीत समानुपाती होता है। अगर क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो प्रतिरोध घट जाएगा, और क्षेत्रफल बढ़ाओगे प्रतिरोध घट जाएगा, और क्षेत्रफल घटाओगे प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा फार्मूला इसका। तो यहाँ से क्या कह रहा है, R की लंबाई दोगुनी कर दी गई। ओके, जब R की लंबाई यहाँ पर देखिए, जब चालक की लंबाई दोगुनी कर दी गई तो प्रतिरोध भी क्या होगा, दोगुना हो जाएगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़, जब क्षेत्रफल आधा कर दिया हमने, तो प्रतिरोध क्या होगा, दोगुना हो जाएगा। यानी प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। 2 + 2 4। ओके, तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा अपना, 4 गुना, मतलब 4R हो जाएगा। अपना आंसर कितना है, बी, 4 आंसर। ओके, अपना अगला क्वेश्चन है, धातु के तार में कौन सा कण विद्युत धारा का वहन करता है। हमको पता है इलेक्ट्रॉन के कारण ही धारा प्रवाहित होती है। ओके, तो अपना आंसर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 गीगा ओम के बराबर होता है, मतलब 1 गीगा ओम किसके बराबर होता है, 1 गीगा ओम 10⁻9 के बराबर होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, 50 हर्ट्ज पावर सप्लाई से संबंधित है। 50 सेकेंड, दूसरा ऑप्शन दिया है 20 सेकेंड, तीसरा है 50 मिली सेकेंड, चौथा है 20 मिली सेकेंड। ओके, तो इसको हल कर लेते हैं। देखिए 50 हर्ट्ज दिया, मतलब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी है कितना, 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, और टी की वैल्यू पूछना है। तो हमको पता है टी बराबर होता है 1/f। ओके, तो 1/50 यहाँ पे रख देंगे। ओके, तो ये आंसर आ जाएगा 20 मिली सेकेंड आएगा, ठीक है, 20 मिली सेकेंड आएगा। इसका आंसर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 20 मिली सेकेंड, तो ये आ जाएगा डी। देखिए जो अपना एसी साइकिल जो होता है, ये पूरा चक्र होता है, यहाँ से यहाँ तक एक चक्र होता है। ओके, तो एक चक्र पूरा करने में कितना टाइम लगता है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से और यहाँ तक एक चक्र होता है, और एक चक्र को पूरा करने में कितना टाइम लगता है, 20 मिली सेकेंड। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं, 20 मिली सेकेंड। तो आधा साइकिल कितना हो जाएगा, कभी कभी पूछ देता है, तो कितना हो जाएगा, 10 मिली सेकेंड। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा साइकिल पूरा करने में 20 मिली सेकेंड लग रहा है, मतलब 50 हर्ट्ज की अगर आवृत्ति है तो एक साइकिल पूरा करने में कितना सेकंड लग रहा है, 20 मिली सेकेंड। और आधा साइकिल पूरा करने में कितना टाइम लग रहा है, 10 मिली सेकेंड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा आंसर था 20 मिली सेकेंड का। ओके, हमारा 8वां क्वेश्चन है, कॉन्स्टेंटन में शामिल होता है। कॉन्स्टेंटन एक मटेरियल होता है। ओके, तो उसमें क्या शामिल होता है, कॉपर निकिल, कॉपर टंगस्टन, टंगस्टन सिल्वर, या सिल्वर टिन। तो इसका राइट आंसर है ए, कॉपर निकिल। ओके, अगला क्वेश्चन है, एक आदर्श धारा स्रोत में क्या होना चाहिए, शून्य आंतरिक प्रतिरोध, अनंत आंतरिक प्रतिरोध, ईएमएफ, या इनमें से कोई नहीं। देखो आदर्श धारा स्रोत में क्या होता है, जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, आंतरिक प्रतिरोध होता है, वो इन्फानाइट होता है, ठीक है। जैसे आदर्श धारा स्रोत क्या होता है, ये मान लो धारा स्रोत है, करंट सोर्स है। ओके, इसके समांतर में हम लगा देंगे एक प्रतिरोध। ओके, आर, तो आर की वैल्यू अनंत होती है, इनफानाइट होती है। ओके, यहाँ पर हम लगा दिया लोड, हमने मान लो ये अपना लोड हो गया। ओके, तो ये इनफानाइट होती है, आर की वैल्यू क्या होती है, इनफानाइट। आदर्श जो चीज़ें होती हैं, आदर्श का मतलब ये हुआ, अगर ये आदर्श धारा स्रोत है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ की जो टोटल करंट है, इसका जो सोर्स का टोटल करंट है वो टोटल लोड पर पहुँच जाए, ठीक है। आदर्श का मतलब ये हुआ, मतलब टोटल ट्रांसफ़र हो जाएगा हाँ लोड पर। तो टोटल कब ट्रांसफ़र होगा, जब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, इनफानाइट हो।
अगर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, इसका मतलब यहाँ पर ओपन सर्किट है, यहाँ पर कोई सर्किट ही नहीं, यहाँ पर क्या है, ओपन सर्किट है। इसका मतलब पूरी धारा कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी, यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगी, इसलिए इसको बोलते हैं आदर्श धारा स्रोत। ओके, इसलिए तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ओके, अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो इसका जो ऑप्शन ये 8वां 9वां का जो आंसर था वो हो जाएगा अनंत आंतरिक प्रतिरोध। ओके, अपना 10वां क्वेश्चन है एक आदर्श धारा स्रोत में शून्य होता है। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, आदर्श धारा में शून्य होता है। देखो शून्य क्या होगा, जब अपना हमको पता है कि आदर्श धारा स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, शून्य, सॉरी इनफाइनाइट है, तो चालकता क्या होगी, शून्य हो जाएगी, है कि नहीं। जब R बराबर इनफाइनाइट है तो कंडक्टेंस सिग्मा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ओके, क्योंकि रजिस्टेंस जो होता है 1/सिग्मा होता है। अगर ये इनफाइनाइट है तो ये ज़ीरो हो जाएगा। ओके, दिस इज़ द कॉन्सेप्ट। ओके, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंतरिक चालकता क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। अपना अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन धारा का सुचालक है। ओके, इसमें से कौन से धारा का सुचालक है, मतलब इस वाले जो मटेरियल दिया है इसमें से धारा बहुत आसानी से प्रवाहित कर लेगा। कौन सा, नल का पानी। ओके, नल के पानी में अच्छे से धारा प्रवाहित होगी, बाकी कांच में तो नहीं होता है, प्लास्टिक में भी नहीं होगा, बालू में भी नहीं होगा। अपना अगला क्वेश्चन है 2 किलो ओम का मान क्या है। 2 किलो ओम मतलब 2000 ओम, को किलो में दिया है, ओम में पूछ रहा है, तो 2 किलो मतलब 2000 ओम। अपना आंसर ए सही है। ओके, अगला क्वेश्चन है कूलाम प्रति वोल्ट किसकी इकाई है। कूलाम प्रति वोल्ट किसकी इकाई है, प्रतिरोध का तो R =V/I होता है, इसका मात्रक ओम होता है। ओके, तो ये इसका तो नहीं है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है, प्रेरण का तो है ही नहीं, हेनरी होता है। कैपेसिटेंस का है। ओके, क्योंकि कैपेसिटेंस C होता है Q/V, तो ये हो जाएगा कूलम, हो जाएगा वोल्ट। तो कूलम पर वोल्ट किसकी इकाई है, कैपेसिटेंस का। ओके, तो कैपेसिटेंस किसकी इकाई है, सॉरी कैपेसिटेंस की इकाई क्या है, कूलम पर वोल्ट। ओके, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है किसी नोड पर धारा का कुल मान 13 एम्पियर है, तो नोड से धारा दो समान प्रतिरोध में कितनी होगी। देखो कोई नोड है, सपोज ये नोड है अपना, यहाँ पे धारा कितना है, 13 एम्पियर। ओके, तो पूछ रहा है कि दो समान तार हैं, ठीक है, एक तार इधर जा रहा है, एक तार इधर जा, और समान मान के तार है जिसका प्रतिरोध क्या है, समान है। तो धारा कितनी जाएगी, इसमें और इसमें दोनों में धारा कितनी जाएगी। अगर समान मान के प्रतिरोध है तो धारा बराबर बटेगी, मतलब आधा इसमें चला जाएगा, आधा इसमें चला जाएगा। तो 6.5 और 6.5 दोनों में जाएंगे, दोनों मिला देंगे 13 एम्पियर आ जाएगा। तो 6.5 6.8 हो जाएगा कितना, 13 एम्पियर के बराबर। तो अपना आंसर क्या आएगा, 6.5। ओके, तो ऑप्शन में देख लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कितना है, 6.5। ओके, 6.5 अपना आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है दिया गया चित्र क्या दर्शाता है। चित्र को ध्यान से देखते हैं, ये क्या है, ये क्या है, कैपेसिटर तो अपना जानते हैं कि ऐसे बनता है। ओके, ये तो बैटरी तो हो नहीं सकता क्योंकि उसमें पॉजिटिव निगेटिव होता है। ये अपना कैपेसिटर है, अगर ऐसे दे दिया तो परिवर्ती कैपेसिटर हो गया, तो वेरिएबल कैपेसिटर भी बोलते हैं इसको। तो अपना आंसर नंबर डी क्या है, ये परिवर्ती कैपेसिटर या संधारित्र। ओके, अपना अगला क्वेश्चन है विद्युत आवेश की इकाई क्या है। विद्युत आवेश की इकाई होता है कूलम। ओके, कूलम, ऑप्शन नंबर डी। अगला है आकाश में बिजली चमकने का क्या कारण है। दो विपरीत आवेशित बादल, एक उदासीन तथा एक आवेशित बादल, दो समान आवेशित बादल, इनमें से कोई नहीं। तो अपना आंसर हो जाएगा ए, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। अगर ये दोनों आवेश होते हैं जिसके कारण आपस में टकराव होता है और बिजली चमकने लगती है। ओके, अगला क्वेश्चन है 1 मिलीवाट शक्ति किसके बराबर होती है। हमको पता है कि 1 मिली बराबर होता है 10⁻³ तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/1000। ओके, तो ये आंसर आ जाएगा 1/1000, ऑप्शन नंबर ए। ओके, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19
कौन से वर्ग का विद्युत रोधन अधिक तापमान सह सकता है? तो सी वर्ग का जो विद्युत रोधन है वो अधिक तापमान सह सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत रोधी नहीं है? इसमें से कौन सा विद्युत रोधी नहीं है, मतलब क्वेश्चन का अपना राइट आंसर आ जाएगा सीसा। ओके, सीसा जो है विद्युत रोधी नहीं होता, ये मिश्र धातु होता है। ठीक है, ये सीसा जो होता है यह मिश्र धातु है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अपना 470 ओम कार्बन प्रतिरोध के रंग कोड को निरूपित किया जा सकता है। इसका रंग पूछ रहा है, मतलब कलर कोड क्या होगा 470 ओम का। देखो हमको पता है कि कलर कोड जानने के लिए फार्मूला होता है बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। ओके, तो बी का 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये होता है फार्मूला। ओके, तो यहाँ पर देख लो 470, 4 किसका है पहले? येलो का। ओके, तो पीला अपना आंसर आएगा। दूसरा क्या है? 7 किसका हो जाएगा? वी वायलेट का। ठीक है, मतलब बैगनी का। ओके, तो पीला बैगनी, और 0 किसका होता है? ब्राउन। तो 470 किसका हो जाएगा? पीला बैगनी ब्राउन। ये अपना राइट आंसर नंबर बी। ओके, अगला क्वेश्चन है अतिचालक एक ऐसी वस्तु है जिसमें होती है ऋणात्मक प्रतिरोधकता, शून्य प्रतिरोधकता, अनंत प्रतिरोधकता, बहुत अधिक प्रतिरोधकता। तो हमको पता है अतिचालक एक ऐसा वस्तु है या ऐसा पदार्थ है, सुपर कंडक्टर उसको इंग्लिश में बोलते हैं, जिसमें धारा बहुत ज़्यादा प्रवाहित होती है। ठीक है, धारा बहुत ज़्यादा मतलब उसकी प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी, लगभग शून्य होती है। ओके, अगर आइडियल कंडीशन में देखें तो शून्य होगा, प्रैक्टिकली देखें तो लगभग शून्य होता है। ठीक है, अपना अगला आंसर है यदि एक चालक का तापमान बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? हम जानते हैं चालक का जब भी तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ता ही है। ओके, अगला क्वेश्चन है निगेटिव तापमान गुणांक में से किसका है? निगेटिव तापमान किसका होता है इसमें से? पीतल का, मरकरी का, इलेक्ट्रोलाइट का, सिल्वर का। तो इलेक्ट्रोलाइट का होगा। ठीक है, निगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट रखता है। अगला क्वेश्चन है हाई स्पीड स्टील में कार्बन का कितना प्रतिशत होता है? 2% या फिर 1 से 0.2%, 0.2 से 0.3% या 0.75 से 1%। तो हाई कार्बन स्पीड में अपना होता है 0.75% से 1% होता है। ओके, दिस इज़ द राइट आंसर। ओके, तो ये था आज का अपना 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।